नमस्कार। देश की बात की शुरुआत महिला असुरक्षा के बढ़ते मामलों से। आज खबरें ऐसी आई जो रोंगटे खड़े कर रही हैं। दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े एक कॉलेज छात्रा की हत्या कर दी जाती है। मेरठ से अगली तस्वीरें। यहाँ बोरे में एक महिला का शव मिलता है कई टुकड़ों में। और तीसरी तस्वीर हाथरस मामले की है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है आज कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई जांच करेगी। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 21 वर्षीय छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल सोमवार शाम आपको बता दें, ये जो छात्रा थी कॉलेज से एग्जाम देकर वापस बाहर निकल रही थी, जहां पर आरोपी ने जबरन उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। जब लड़की ने मना किया तो जो लड़का था तौसीफ नाम का, उसने लड़की को गोली मार दी और वो फरार हो गया। और कई घंटों हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी होता रहा और सड़क जाम रहा, लेकिन फिलहाल अब सड़क जाम खुल गया है। अभी अगली तस्वीर हम आपको मेरठ की दिखाएंगे। मेरठ के मामले में तो इलाके में सनसनी फैल गई। यहाँ फतेहालापुर इलाके में कूड़े के ढेर में बोरे में महिला का निर्वस्त्र शव मिला है कई टुकड़ों में, जिसमें सर नहीं था। और ये मेरठ की तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। और साथ ही हाथरस मामले को आपको बता दें किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी निगरानी में सीबीआई जांच करेगी। तो आपको पूरी रिपोर्ट वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से दिखाते हैं, जहां पर परीक्षा के बाद जो छात्रा लौट रही थी दोपहर शाम को अपना एग्जाम देने के बाद सीसीटीवी में पूरे वाकये के कैद हो जाने से अहम सबूत मिल गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स किस तरह जबरन लड़की को घसीटकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा है, पर जब लड़की विरोध करती है तो उसे वहीं गोली मार देता है। परिवार का कहना है कि 2018 में तौसीफ ने लड़की का अपहरण किया था, लेकिन पुलिस ने लड़की को छुड़ा लिया था और बाद में सुलह के बाद परिवार ने मुकदमा वापस ले लिया था। मृतक छात्रा के पिता का कहना है कि तौसीफ काफी समय से छात्रा पर जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहा था। पहले भी कोशिश करी थी तो हमने एफआईआर लिखवा दी थी और उसके बाद वो बड़े बुजुर्गों मिल के फैसला हो गया था। और ये पुलिस की तरफ से भी और सभी की तरफ से ये था कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक्चुअल में हमें दिक्कत हुई भी नहीं कोई। और अब ये फिर वारदात हुई है जो आपने देखा है, आप सभी लोगों को पता है। बाहर आ रहे थे वो लोग, पहले ही प्री प्लान करके बैठे होंगे कुछ, और पहले उसको खींचा। पहले बोला कि गाड़ी में ले जाने के लिए खींचा, और जब नहीं शादी करने के लिए तो पहले से ही पीछे पड़ा हुआ था, और जब खींचने में नहीं आया तो उसके बाद उसको गोली से मार दी सर। घटना के बाद इलाके में बेहद रोष है। पीड़िता के परिवार के साथ लोगों ने बल्लभगढ़ सोना रोड को घंटों जाम रखा। धरने पर बैठे परिवार के साथ लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने दोनों आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी है। एक तौसीफ है जो कि सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो हमने तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली है। रेहान शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और हम इसमें पूरा अपना जो हमारे बेस्ट ऑफिसर हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमने एसआईटी बनाई है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। साथ में ही ये मांग भी है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर आरोपियों को जल्द सजा दी जाए। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाया गया है। परिवार को पुलिस सुरक्षा भी दी जा रही है। इसके अलावा पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, जिससे आरोपियों को जल्द सजा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वारदात हो जाती है तो तमाम चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अगर कानून व्यवस्था पुख्ता होती तो दिन दहाड़े ऐसी घटना ही नहीं होती। फरीदाबाद में सहयोगी मोहम्मद कैफ, विनीश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, भले ही आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया है और जो आसपास अन्य बेटियां हैं वो भी दहशत में होंगी कि किस तरह से मामला सामने आया। हालांकि आपने सही बात कही कि अगर ये पहले 2018 में ही जिस तरह से ये वाकया कुछ सामने आया था, तभी अगर पुलिस सचेत हो जाती तो इस वाकये की, इस तरह से बेटी की जान जाने की नौबत नहीं आती। जी बिल्कुल निधि, देखिए परिवार का यही कहना है कि 2018 में लड़का अपहरण करके लड़की को ले गया था। इसके खिलाफ मुकदमा हुआ था किडनैपिंग का और लड़की को पुलिस ने किसी तरीके से छुड़वाया था। उसके बाद पंचायत हुई, बातचीत के बाद केस वापस ले लिया गया और परिवार को ये एश्योरेंस मिला था पुलिस की तरफ से भी और आरोपियों की तरफ के परिवार की तरफ से भी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेंगे और उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन 2 साल बाद हम वो तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि किस तरीके से लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी और वो लड़की वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और परिवार का यही कहना है कि लड़का लगातार पिछले 2 साल से लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने तमाम बार उनको मना किया। कई बार जो है उनके पिता से भी शिकायत की गई, उनके घर वालों को भी बताया गया, लेकिन फिर भी लड़का मानने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो एक तरफा प्यार में लगभग पागल हो चुका था। कल उसने जब उसको पता था कि वो एग्ज़ाम देने आएगी, वो घात लगा कर बैठे हुआ था। वो जब एग्ज़ाम देने जा रही थी तो उसको फॉलो किया उसने। उसके बाद लगभग 2 घंटे तक वो वहीं आसपास घूमता रहा और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो ठीक कॉलेज के गेट के सामने उसने अपनी गाड़ी लगाई थी। जैसे ही छात्रा बाहर निकली, उसको पहले खींच करके गाड़ी में ले जाने की कोशिश की, उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब देखा सड़क चल रही है, लड़की पीड़िता ने विरोध किया तो उसे वहीं गोली मारकर फरार हो गया। देखिए, दोनों आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में क्योंकि जो पीड़िता है वो एक धर्म से है और जो आरोपी वो दूसरे धर्म से है, इसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी थी। तमाम हिंदू संगठन भी इकट्ठा हुए, सड़क जाम थी तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी भी होती रही, लेकिन अंत में जब पुलिस ने परिवार को ये आश्वासन दिया कि पूरे मामले में SIT बना दी गई है, जल्दी ट्रायल होगा, आरोपी को पकड़ा गया है और ट्रायल होगा, उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाएगी और कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी, तो परिवार समझा। क्योंकि जो आरोपी है बताया जा रहा है कि उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। यही वजह है कि पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी भी दी गई है, सुरक्षा भी दी गई है। जब वो कोर्ट जाएंगे तो उनको कोर्ट में भी सुरक्षा दी जाएगी, गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पूरी तरीके से न्याय दिलाएंगे और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो और सज़ा दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जो वारदात हुई है इसको लेकर के आस पड़ोस के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और महिला सुरक्षा को लेकर भी हरियाणा पुलिस पर सवाल खड़ा जा रहा है। जी सौरभ, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अगली खबर मेरठ से है। मेरठ में बोरे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इलाके में महिला का सिर गायब था। पुलिस आसपास के CCTV से सुराग लेने की कोशिश में है। और आइए सीधे चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान के पास। कमाल, क्या जानकारी कुछ मिल पाई है पुलिस को इस महिला के बारे में? कौन थी? नहीं, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बस ये लग रहा है कि उसको शायद कोई बहुत बड़ी नफरत होगी कि उसके जिस्म के 12-15 टुकड़े काट के बोरे में भर के उसको कूड़े के ढेर पे फेंक दिया गया है। और सिर चूंकि नहीं है इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है। उसके जिस्म के सारे हिस्से कटे हुए हैं और पुलिस ये कह रही है कि अगर CCTV फुटेज में कुछ लोग बोरा लेके जाते हुए बाइक से नजर आए तो पता चल सकता है, लेकिन अगर वो कार से आए होंगे तो पता नहीं चलेगा। कार से बोरा फेंकने वाले तभी नजर आएंगे जब वो डंपिंग यार्ड के पास कोई CCTV फुटेज हो। तो बहरहाल जो गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट भी लिखाई गई है उस थाने में, पुलिस कह रही है कि उनके घर पे भी जो महिलाएं गुमशुदा हुई हैं जांच पड़ताल करेंगे और CCTV फुटेज देखेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है उसकी पहचान करने में। जी कमाल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब अगला मामला हाथरस का। हाथरस केस के पीड़ित और गवाहों को अब CRPF सुरक्षा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सुरक्षा संभालने के लिए कहा है। तो आपको बता दें, हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज
फैसला सुनाया कि सीबीआई जांच जो होगी अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में होगी। अपनी जो रिपोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को देगी। तो इस पर हमारे साथ आशीष भार्गव हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष, तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करने की बात कही है, ये अपने आप में ठीक है कि इलाके वहाँ पे ध्यान ज़्यादा रखा जा सकेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है इस मामले में? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वो पहले ही सुओ मोटो ले चुकी है। पीड़िता के घर वालों को उसने सुरक्षा में कोर्ट में बुलाया था, उनसे बात की थी, तमाम अफसरान से उन्होंने बात की थी, और आगे भी उन्हें सीबीआई से और बाकी जो सरकार है उससे जवाब मांगे हुए हैं। तो ऐसे में ये ठीक रहेगा कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में दखल न दिया जाए और हाई कोर्ट तमाम मुद्दों के तमाम पहलू जो हैं इस केस के उन पर ये सुनवाई करे। इसके अलावा ये भी कहा है कि हालांकि यूपी पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा दी है, लेकिन फिर भी जो संदेह के बादल है और बार बार लोग जिस तरह बात कर रहे हैं उसको देखते हुए मामले को 1 हफ्ते के भीतर सीआरपीएफ को सौंपा जाएगा और सीबीआई बार बार रिपोर्ट, अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं हम लोग देश की बात में। तो बिहार में पहले दौर का चुनाव प्रचार कल थम गया और अब दूसरे चरण में चुनाव जिन क्षेत्रों में होने हैं सभी दल और नेता वहां प्रचार पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नालंदा में आज 7 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग चुनावी सभाओं का कार्यक्रम रहा। विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव 1 दर्जन सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनकी अधिकांश सभाएं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के विधानसभा क्षेत्रों में हो रही हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहली सभा मधुबनी के राजनगर में रैली हुई। उन्होंने 15 साल पुराने लालू राज को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। तो बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार और जेडीयू का एक बड़ा वोट बैंक मानी जाती रही हैं। शराबबंदी और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का एक बड़ा कदम बताया गया और उससे नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिलाओं के बीच बहुत बढ़ी। इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं की शराबबंदी, लड़कियों को साइकिल देने और पंचायत में 50% आरक्षण पर क्या सोच है, आइए सुनते हैं। हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला ने बात की है। शराबबंदी जो माता जी हुई उससे क्या फायदा हुआ? शराबबंदी हुआ है, लेकिन चोरी का शराब तो मिल ही रहा है। अच्छा, पिए रहा आदमी, नहीं पी रहा ऐसा बात नहीं है। पी रहा है आदमी? हाँ, पी रहा, देखते तो इस पर और सख्ती होनी चाहिए। और सख्ती होना चाहिए। 3 साल हो गया, हम लोग एलपीसी बना के दिए। वार्ड कमिश्नर राजेश है, एलपीसी सब चीज साइन करा लिया, बोला आपका नाम आया। हम लोग एलपीसी तक बना के दिए, सब चीज मोटेशन करा के सब चीज दिए, मगर अभी तक हम लोग को नहीं, कुछ नहीं हुआ। और 9 तो 10 खाने वाले हैं सर। अभी जब राशन कार्ड बनने के लिए शुरू हुआ उसमें भर कर दिए, 110 का नाम आया। 9 आदमी में 1 सदस्य का श्री नाम आया। हम लोग बहुत गरीबी से झूल रहे हैं। अब देखिए, अब 4-5 आदमी परिवार खाने वाले हैं, हम लोग कैसे जिएंगे? घर है, खपरेला का है, घर टूट गया, राशन कार्ड है। नीतीश कुमार सरकार को पसंद करते हैं कि नाराजगी है? नाराज करते हैं सर। दारू तो बंद हो गया है, लेकिन मतलब कि जो फोटरिंग चलता है, सुइया गोटी चलता है, निशान वाला छोटा छोटा बच्चा 12 साल 16 साल का बच्चा निशान करता है। निशान से शरीर खत्म हो रहा है, पूरा नशा कर रहा है, निशान कर रहा है। हर अथी मेडिकल में मिलता है सर। चोरा के बता है, जो गोटी मिलता है 5 रुपया में, वो गोटी देता है 10 रुपया 15 रुपया में। जो सुइया मिलता है 20 रुपया में, निशान वाला वो सुइया देता है 200 में। अच्छा, एक चीज और बताओ, जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया पंचायत के चुनाव में, उससे कुछ फायदा मिला? हमको कोई फायदा नहीं मिला है। मिलेगा कैसे? कोई मतलब कोई इंसान आगे बढ़ता ही नहीं तो मिलेगा कैसे? पूरा देश का हर एक इंसान को जानकारी है ही नहीं। अच्छा, स्कूल कॉलेज के बारे में, कॉलेज के बारे में तुम कुछ बोल रही थी? हाँ, कॉलेज बस महिला के लिए एक ही कॉलेज है, मतलब लड़की लोग के लिए। बच्चा 12,000 बच्चा पढ़ता है, उसमें 7 टीचर है। अच्छा, तब कैसे बच्चा लोग प्रोग्रेस करेगा बोलिए? और कॉलेज बनना चाहिए ना। आप कितना नंबर दे रही हैं? 9। 10 में से 9। अच्छा, आप
नीतीश कुमार सरकार रहेगी या जाएगी? 2 नंबर 10 में से 2 नंबर देते हैं। भुट्टे सर बोलते हैं कि 1,000 रुपया खाता में आएगा कोरोना वाला। जुआ पचीसी जो खेलता है, गांजा भांग दारू पी पी को नटंगबाजी करता है, उन लोग पर शासन करना चाहिए। तो शराबबंदी का कोई असर नहीं है? कुछ नहीं, हम लोग का कुछ असर नहीं हुआ। सारे लोग पी रहे हैं। हाँ एकदम पी, तब पूरे हम लोग एकदम परेशाने रहते हैं। इससे अच्छा हम लोग सोचते हैं मर जाए, वो अच्छा हो। अभी जाके मेरा घर देखिए कौन स्थिति में। हाँ 3 गो बाल बच्चा है, उनको भी कैसे ऐसे इधर उधर ढनकते रहते हैं। कम से कम कमाने वाला को जो पीते खाते शासन रहते बंद करते, तब ना बच्चा लोग को पढ़ाते लिखाते अच्छा से रखते। हम लोग को रहने का हाँ रोजगार और कुछ नहीं करता है, कोई भी अवस्था नहीं घर रहने के लिए घर है नहीं कुछ नहीं। हम लोग को रोजगार चाहिए महिला लोग के लिए, घर में सब बैठे रहती है, कोई चीज का यहाँ होना चाहिए रोजगार महिला लोग के लिए। तो ये नीतीश कुमार सरकार के बारे में ये महिलाओं की राय आपने सुनी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो शिकायतें हैं महिलाओं की उनको दूर करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। बेगूसराय से संतोष और मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताएंगे कैसे वेतन की गुहार कर रहे हड़ताली डॉक्टर्स को मिल रहा है अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स का समर्थन। और अब बात कोरोना योद्धाओं की। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बाड़ा हिंदुराव अस्पताल से शुरू हुई डॉक्टर्स की हड़ताल दिल्ली नगर निगम के सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज तक पहुंच गई है। बाड़ा हिंदुराव अस्पताल में हड़ताल खत्म करवाने के लिए आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी पहुंचे, लेकिन उनके प्रस्ताव से भी डॉक्टर सहमत नहीं हुए। सभी डॉक्टर ने कहा था कि 30 तारीख तक एक सैलरी जरूर मिल जाए और 15 दिन में दूसरी सैलरी मिल जाए। मैं 30 तारीख तक 2 सैलरी इकट्ठी दे रहा हूँ, इसका मतलब समस्या का समाधान निकल गया। और एक डॉक्टर की नहीं दे रहा, पूरे 6 अस्पताल, हिंदुराव हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, गिरधारी लाल हॉस्पिटल, महर्षि अरविंद हॉस्पिटल, और इन हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, सबकी सैलरी जारी करा रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कब तक आ जाएगी सैलरी, थोड़ा स्पष्ट बताइए। आज शाम तक, नहीं तो कल सबकी सैलरी आ जाएगी। बाड़ा हिंदुराव अस्पताल में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करवाने पहुंचे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश का दिलासा भी काम नहीं आया। डॉक्टरों का कहना है वेतन 1 महीने का देने की बात कही जा रही है, जबकि बकाया 3 से 4 महीने का है। उन्होंने हमें 1 महीने की सैलरी की आश्वासन दी है आज शाम तक। अगला सैलरी उन्होंने कहा है 15 दिन बाद। तीसरी सैलरी की कोई आश्वासन नहीं है, और परमानेंट सोल्यूशन वो 2 महीने बाद देंगे। इन सारी चीज़ों पे हमारा एसोसिएशन नहीं तैयार है स्ट्राइक तोड़ने को। 23 दिन से बड़ा हिंदुराव अस्पताल में ये हड़ताल चल रही है। स्टाफ को महीनों से वेतन नहीं मिला है। अब ये हड़ताल तीनों नगर निगमों के सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरी तक पहुंच गई है। सब जगह डॉक्टर हड़ताल पर हैं। नगर निगम का दावा है कि दिल्ली सरकार पर उसका 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जितना बनता था उससे ज़्यादा पहले ही दे चुके हैं। अभी अपने नगर निगम के कुछ डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। तो नगर निगम के अंदर ऐसे पैसे की इतनी कमी क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। इतनी पैसे की कमी क्यों हो रही है? उन दिनों में जितने पैसे देते थे नगर निगमों को, हम लोगों ने उससे दुगने तिगुने पैसे देने शुरू कर दिए नगर निगमों को। तो वो पैसे कहां गए? तो अगर हमने पैसे दुगने तिगुने देने चालू कर दिए तो नगर निगम में पैसे जा कहां रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? टीचरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? सोचने वाली बात है। तो दिल्ली सरकार का जितना पैसा बनता था उतना एक एक पैसा दे दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताली डॉक्टरों को समर्थन दिया तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अस्पतालों के डॉक्टर भी इनके साथ आ गए।
डॉक्टरों की हड़ताल को 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। कोरोना काल की शुरुआत में जिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा कहकर सम्मानित किया गया, उनके सम्मान में तालियां थालियां बजवाई, दिए मोमबत्तियां जलवाई और पुष्प वर्षा भी करवाई गई। आज उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि डॉक्टर्स ये सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको आगे बताएंगे सोशल मीडिया ने बनाया कई लोगों को स्टार। I love you. But then, सोशल मीडिया में ऐसे कई ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर अब मुंबई के युवा बड़े पैमाने पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले इन लोगों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और कई बॉलीवुड हस्तियां ने भी इनके साथ काम किया है। मुंबई के धारावी इलाके में रहने वाले 26 वर्षीय अदनान शेख आज से कुछ साल पहले इन्हीं सड़कों पर फल और सिम कार्ड बेचने का काम करते थे, पर सोशल मीडिया की वजह से अब इनके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं। शुरुआत में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कंटेंट बनाने पर अदनान को लोग जानने लगे और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। पहले टिकटॉक और अब दूसरे कई ऐप्स पर इनके कंटेंट को लाखों लोग देखते हैं। कई बॉलीवुड के हस्तियों ने भी इन ऐप पर अपने फिल्मों का प्रचार इनके जरिए करवाया है। धारावी से शुरुआत करने वाले अदनान ने हाल ही में एक BMW गाड़ी भी खरीदी है। मैं खुद पहले तो इतना बड़ा ड्रीम नहीं करता था, मैं बस पहले भी जॉब करना था मुझे, और सच बताऊं तो हाँ देखता था, मेरा क्रूज़ सपना था। कॉलेज टाइम पे क्रूज़ करके एक कार थी, वो मेरा सपना था कि मेरे फ्रेंड के पास अरे क्या गाड़ी है। पर फिर मैं बाद में अभी पिछले साल, ये साल नहीं इसके पिछले साल के बर्थडे में मैंने मेरी कमाई से मैंने क्रूज़ कार ख़रीदा। फिर अभी मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया हूँ, BMW 5 सीरीज़ मैंने लिया। सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स ने 25 वर्षीय फैसू की जिंदगी भी बदल दी। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक समय पर वो 50 रुपए प्रतिदिन के वेतन पर सेल्समैन का काम करते थे, पर वो लगातार सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते रहे। स्मार्टफोन और इंटरनेट के तेजी से फैलने का असर ये हुआ कि इनके भी सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अब फैसू कई ब्रांड, फिल्मों और गानों को इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते हैं। इसी में आगे अपना करियर और बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग ने सोचे भी नहीं था कि हम लोग इसको आगे चल के अपना करियर बनाएंगे, मगर बात कुछ ऐसी थी कि हमें डील्स वगैरह आने लगी, हमें कोलैबोरेशंस आने लगे और हमारे प्रमोशंस, मतलब हम इसी म्यूज़िक वीडियो स्टार्ट हो गया, कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गया। फिर चलते चलते मेरा आज खुद का ब्रांड का सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, तो हम लोग को पता चला कि इस चीज़ से हम लोग पैसे भी बना सकते हैं, इसको अपना करियर भी बना सकते हैं। जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और ऐप पर किसी गाने को या किसी छोटे मज़ेदार वीडियो को लाइक करते हैं, उसे शेयर करते हैं, तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उन्हें समझ में आता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और कौन वो लोग हैं जो उस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। फिर उन्हीं लोगों की मदद से ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड का प्रचार करवाते हैं, जिसे आप देखते हैं। भारत में कम कीमत में स्मार्टफोन और इंटरनेट मौजूद होने की वजह से अब इन ऐप्स की मांग बढ़ गई है। जितने ज्यादा लोग एक ऐप पर होते हैं, उतना ज्यादा प्रचार और पैसा उस ऐप पर कमाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत के 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन होगा। कंपनियां इन स्मार्टफोन में मुफ्त में ऐप देती हैं और इसी तरह प्रचार के जरिए पैसा कमाती हैं। बैन होने से पहले भारत में टिकटॉक को 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था। 2019 में फेसबुक की भारत में 71% की ग्रोथ हुई थी। कई भारतीय ऐप भी इसी तरह के कंटेंट बनाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मार्टफोन्स के बिक्री में आए बढ़ोतरी की वजह से लोग कई तरह के ऐप्स बनाने लगे और उन्हीं पर प्रचार कर वो पैसे कमाने लगे। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने झुग्गियों से अपनी शुरुआत की, पर समय की मांग को समझते हुए उन्होंने उस तरह से कंटेंट को डेवलप किया और अब उसी के जरिए वो पैसे कमाते नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।